फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 6 से 7 लेक्चर मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उसमें सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जितने भी इस सिलेबस के अंदर यहाँ पे टॉपिक हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा बेसिकली कितने तरह का होता है, मतलब कितने तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं जिससे कि बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है। उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, जिनके अलग अलग यहाँ पे अपने अपने करैक्टरिस्टिक हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम HUF भी कहते हैं, फिर यहाँ पे है जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इतनी फॉर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंदर। तो वन बाय वन सभी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर को समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। देखिए, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर एक ही इंडिविजुअल होता है जो अपने बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करता है और वही उसके अंदर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। तो समझते हैं इसको। ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसिस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल। यहाँ पे ध्यान देंगे, वन इंडिविजुअल डूइंग बिजनेस। यहाँ पे कितने इंडिविजुअल होते हैं? एक ही इंडिविजुअल होता है। ही इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। वो अपने मनी को जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में एज ए कैपिटल एंड मैनेजेस द ऑपरेशंस, बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व एंड एंजॉय द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो वो क्या करता है? खुद का पैसा यहाँ पे बिजनेस में लगाता है और उस बिजनेस से जो भी गेन होता है और उसको वो इंजॉय करता है, और साथ ही जितने भी रिस्क हैं, जितने भी अनसर्टेनिटी हैं, उनको भी यहाँ पे बियर करता है। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। ही हैज़ द सोल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। उसके पास अथॉरिटी होती है पूरी की पूरी कि वो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। इसमें सारे के सारी जो 100% पावर होती है वो उसके खुद के पास ही होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है जो कि JL हैंसन ने यहाँ पे दी है। ए टाइप ऑफ द बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing the capital and bearing the risk of the enterprise and for all the management of the business। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए क्या बताया गया है, टाइप ऑफ द बिजनेस यूनिट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक बिजनेस यूनिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा बिजनेस यूनिट है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, एक ही पर्सन इसमें पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। कैपिटल प्रोवाइड करना मतलब पैसा इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में, एंड बियरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज। जितने भी रिस्क है उनको भी बियर करना है। साथ ही साथ जितने भी आपके बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं उनको लेने के लिए भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है एक ही पर्सन। तो इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है बात। आगे चलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इसकी क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता है सोल पोसेशन। सोल पोसेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि आपके पास में पूरा का पूरा उसका जो अथॉरिटी है वो आपके पास में है। मतलब पोसेशन का मतलब यहाँ पे समझ लेना है कि इसका मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब किसी भी जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितने भी एसेट हैं, उसकी सोल पोसेशन किसके पास में है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उस जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास में यहाँ पे है। सेकंड है फुल कंट्रोल। पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? जो प्रोप्राइटर होता है उसका ही कंट्रोल होता है बिजनेस के अंदर। बियरिंग होल प्रॉफिट एंड लॉस। जितना भी प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पे इंजॉय करेगा आपका सोल प्रोप्राइटर, और साथ ही साथ जितने भी लॉसेस होंगे उनको भी यहाँ पे साथ ही बियर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है इनफाइनाइट लाइबिलिटी। यहाँ पे देखिए, लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसको इनफाइनाइट लाइबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेस रेगुलेशन। इसके अंदर देखिए रेगुलेशन कम है, रूल्स इसके अंदर कम है, इसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पे कम है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इन पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, HUF एक्सेट्रा, राइट।
उसके बाद है नो सेपरेट एंटिटी। अब यहाँ पे सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट लागू नहीं होता। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी बिजनेस में वैसे हम लोग अभी जब आएगा आगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है उसको समझ लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक है आपका बिजनेसमैन है और एक आपका यहाँ पे क्या है, बिजनेस है। ये बिजनेस हो गया और ये हो गया आपका बिजनेसमैन, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये बिजनेसमैन कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे रिटर्न निकाल के, उस पैसे में रिटर्न निकाल के वो वापस इस इन्वेस्टर को पे करे। ऑल्दो कि ये बिजनेस का ऑनर है, कौन है, बिजनेस का ओनर है, लेकिन ये जो बिजनेस में पैसा डालेगा ना तो वो अपनी जेब से नहीं डालेगा, वो इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में वो क्या चाहेगा, रिटर्न चाहेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये जो बिजनेसमैन है, चलो बिजनेस इसी का है, ये बिजनेस का ओनर है, इसके पास फ्री फंड का पैसा होगा, ये बिजनेस में डाल देगा, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा उसके बाद उस पैसे से, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या करता है, ये बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग रख के चलता है, मतलब खुद को और अपने बिजनेस को दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के चलता है। तो इस केस में जितना भी पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस की यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस पैसे का रिटर्न के साथ वापस बिजनेसमैन को पे आउट करे। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग एंटिटी कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस का ओनर हो सकता है, ठीक है, बिजनेस का ओनर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ठीक, दोनों को सेपरेट तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके वाइस वर्सा अगर बिजनेसमैन क्या करता है, कोई पैसे को विड्रॉ करता है, अब इस विड्रॉ को हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर कोई पैसा ड्राइंग के थ्रू वो निकालता है, बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको कैपिटल पे उसको रिटर्न दे रहे हैं, उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो उसके विड्रॉ करने पे, पैसे विड्रॉ करने पे यानी कि ड्राइंग करने पे, उस पे हम इंटरेस्ट भी लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट तो लेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ पे होता है सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट। और यहाँ पे है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी एक केस है जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज की ज़रूरत है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है, बहुत सारा बड़ा बिजनेस नहीं होता है, बहुत सारे इसके अंदर स्टेक होल्डर नहीं होते हैं, इसीलिए इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज से काम बन जाता है। चलिए अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या क्या इसके यहाँ पे प्रॉफिट हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहले है ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप का सीधा सा मतलब हो गया जैसे किसी ने अपनी दुकान खोल ली है, ठीक है बात, वो दुकान क्या है, उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके अंदर वो अपना खुद का ऑनर है। तो इसमें क्या होगा, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब आसानी से वो खोल भी सकता है और अगर उसको बंद करना हो तो बंद कर भी सकता है। अब इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जैसे कंपनीज के अंदर होता है, डिजोल्यूशन के प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, लिक्विडेशन के प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, फिर उसके बाद पेमेंट का यहाँ पे सिनेरियो आता है कि इसको पहले पेमेंट की जानी है, उसका पूरा का पूरा इसके अंदर क्या रहता है, सीक्वेंस रहता है पेमेंट का भी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आसानी से आप खोल सकते हैं, आसानी से अपने बिजनेस को डिजोल्व भी कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्टली मोटिवेटेड। अब यहाँ पे देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात करती है, जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली मोटिवेटेड होते हैं उस बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहता है इसके अंदर, जो एंटरप्रेन्योर है उसका ही कंट्रोल रहता है। तीसरा है कंप्लीट कंट्रोल, ये मैंने आपसे बात ही कर ली है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसी पर्सन का रहता है जो सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे आता है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे देखिए बिजनेस के अंदर अगर एक ही पर्सन है तो यहाँ पे सीक्रेसी बनी रहेगी। सीक्रेसी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो गोपनीयता है वो यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि बिजनेस के सारे जो राज है ना, सारे के जो एक तरीके से जो बातें हैं वो बिजनेस की किसको पता है, उसी पर्सन को पता है जो बिजनेस को रन कर रहा है। तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत वेट करना पड़ेगा बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए, जैसा कंपनीज में होता है। वहाँ पे एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है आपको, लेटर के थ्रू या फिर एक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे करना पड़ता है अपने बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अपना बिजनेस के डिसीजन खुद ही लेंगे तो डिसीजन इसके अंदर जल्दी लिया जाता है। इंडिविजुअल डीलिंग है, क्योंकि आप खुद से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सारी जो डीलिंग्स होंगी वो आप खुद ही यहाँ पे करेंगे।
फ्यूअर रेगुलेशन, जैसा कि पहले डिस्कस कर लिया हमने, इसके गवर्नमेंट के रेगुलेशन इसमें काफ़ी कम होते हैं, यहाँ पे काफ़ी जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पे कम होती हैं। लो स्टार्टअप कॉस्ट, देखिए कोई भी अगर अपने सोल प्रोप्राइटर को शुरू करना चाहता है उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, यहाँ पे टैक्सेस भी नहीं देने पड़ते कॉर्पोरेट टैक्सेस, ऑल दो कुछ सिनेरियो के अंदर देना पड़ सकता है, वो अदर केस है। जैसे जीएसटी के एम्बिट में अगर आ गया तो फिर आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेस की यहाँ पे छूट होती है। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सबसे पहला है इसके अंदर फॉल्टी डिसीजन। देखिए यहाँ पे अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है बात, तो एक ही पर्सन इसके अंदर, फर्स्ट एक ही पर्सन है जो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है कि वो डिसीजन आपके गलत हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तुलना में एक पर्सन अगर डिसीजन ले रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाएँ। लिमिटेड रिसोर्सेज इसके अंदर होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती भी नहीं है और होते भी नहीं है। और यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक ही पर्सन की है। अगर बिजनेस के अंदर किसी तरह का फ्रॉड होता है, कोई अगर गलतियाँ रह जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो उसी बिजनेसमैन की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लिमिटेड लाइफ होती है, इसके अंदर माना जाता है कि ये बिजनेस आपका लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलेगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि एक ही पर्सन उस चीज़ को रन कर रहा है, तो जो मैनेजरियल स्किल है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। वही ओनर है, वही मैनेजर है, तो मैनेजरियल स्किल का इसके अंदर लैक्स रहता है। फिर यहाँ पे अनसुटेबल फॉर बिग बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर एक पर्सन पूरे के पूरे बिजनेस को या हर बड़े बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये आपके सुटेबल नहीं है बड़े बिजनेस के लिए। अब पहला तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ ली सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब सेकंड यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता होगा, पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास में अलग अलग पार्टनर्स होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। अब समझते हैं, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु पूल दियर फाइनेंशियल मैनेजरियल रिसोर्सेज एंड एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप हमारी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक एसोसिएशन होता है जिसके अंदर वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, फाइनेंशियल पूल बनाते हैं। फाइनेंशियल पूल का मतलब होता है हर कोई कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है और अपने मैनेजरियल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या करते हैं, एक बिजनेस को कैरी ऑन करने का काम करते हैं। और जो प्रॉफिट होता है उसको प्री डिटरमाइन जो रेशियो होता है उसमें वो लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, इसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, और हर किसी का अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है और अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको वो अपने एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर शेयर करते हैं। अब सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल। अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर। इसमें बोला गया है पार्टनरशिप क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है जो एग्री करते हैं किस चीज़ के लिए, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अपने प्रॉफिट बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और कैरिड ऑन बाई ऑल, सभी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा कैरी ऑन किया जा रहा है, या फिर जो उनमें से किसी एक पर्सन के बदले भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, उनके द्वारा भी कैरी ऑन किया जा रहा है। कुल मिला के इसके अंदर पार्टनर्स अलग अलग तरह के होते हैं, अभी हम समझेंगे। तो कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई आपके एक्टिव पार्टनर होता है, अलग अलग तरह के पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेशन दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। पार्टनरशिप की क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसके अंदर है एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म पार्टनरशिप। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर कम से कम 2 लोग चाहिए अगर पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना है। अगर एक ही पर्सन है तो फिर आपका वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला केस हो जाता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अभी समझेंगे पार्टनरशिप डीड को। तो उसके अंदर सारी चीज़ें एक तरीके से डिस्क्लोज की जाती है कि कितना प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा, किसकी कितने लाइव यहाँ पे आपकी लिमिटेशंस बनती हैं, कौन कौन बुक को एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की जाती हैं। तो वो आपकी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉफिट एंड बिजनेस में और प्रॉफिट दोनों में पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। फिर है
लेजिटमेट बिजनेस होता है ये बेसिकली, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें रिलायबिलिटी होती है बिजनेस के अंदर। फिर यहाँ पे है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए, जो बिजनेस है और जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया कि आपका बिजनेस इसके अंदर प्रिंसिपल हो गया और उसके लिए जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो यहाँ पे एजेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की, इस बात को अच्छे से ध्यान में आपने रखना है। यहाँ पे पार्टनर्स की यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलाइक इन कंपनीज, उसको हम समझेंगे वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब क्या कि अगर बिजनेस के अंदर किसी तरह के पे आउट की कंडीशन आती है, किसी तरह का लॉस होता है, तो उस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे बेचा जा सकता है बिजनेस के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। इस बात को भी अच्छे से आपने ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ये वॉलंटरी होता है। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का करवा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं करवाएं, इसमें कोई यहाँ पे आपके लिए कंपल्सन नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्विक डिसीजन, क्योंकि सभी पार्टनर्स जो हैं आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती, सभी पार्टनर्स बराबर के यहाँ पर राइट के होते हैं, तो ये डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा यहाँ पे क्विकली आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं। देखिए, एक्टिव पार्टनर्स होता है, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स बाय एब्स्टिबल होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में समझा देता हूँ, बाकी इसको पार्टनरशिप वाले जो चैप्टर है उसमें डिटेल में समझाया गया है अकाउंटिंग के अंदर, तो अभी थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। देखिए, एक्टिव पार्टनर का मतलब वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, पूरी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, हर डिसीजन के अंदर वो यहाँ पे होते हैं। तो सभी तरह के मतलब जो पूरा टाइम यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस को दे रहे हैं उनको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के अंदर एक्टिव नहीं होता है, लेकिन हाँ जिस समय आपके जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें ये पार्टनर यहाँ पे होते हैं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनको खाली नाम मात्र के लिए हम लोग रखते हैं, जिनको हम खाली नाम के लिए अपने बिजनेस के अंदर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उनका बिजनेस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जनरल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनका बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, खाली हम लोग उनके गुडविल को यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, तो वो जनरल पार्टनर होते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं पार्टनर्स बाय एब्स्टिबल। तो पार्टनर्स बाय एब्स्टिबल यहाँ पे वो पार्टनर होते हैं जिनको लगता है कि वो बिजनेस के फुल टाइम पार्टनर हैं, जबकि वो बिजनेस के फुल टाइम पार्टनर नहीं होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बिजनेस के फुल टाइम पार्टनर हैं और पूरी तरीके से एक्टिव पार्टनर हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर्स बाय एब्स्टिबल। फिर यहाँ पे आते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये पार्टनर्स वो पार्टनर होते हैं जो परसेंटेज में, यानी कि जितना परसेंट इन्होंने बिजनेस के अंदर अपनी जो होल्डिंग रखी है उस बेसिस पे हम उसको पार्टनरशिप यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप के फॉर्म होते हैं, इसको आप डिटेल में पार्टनरशिप वाले चैप्टर में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कितने तरह के पार्टनरशिप होती है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले देखिए बेटर रिसोर्सेज। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी, तो इसके अंदर रिसोर्सेज भी आपके एक अच्छे खासे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी आपको पड़ेगी और इसके अंदर गैदरिंग भी बहुत अच्छे से रिसोर्सेज की आप कर सकते हैं। दूसरा है क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन इसके अंदर बहुत जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सभी पार्टनर जो हैं इसके अंदर बराबर के होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको एक हायरार्की या फिर आपके वर्टिकल फॉर्म में आपको कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, इसलिए डिसीजन इसके अंदर क्विकली लिया जाता है। बेटर मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि अलग अलग जो पार्टनर होते हैं अलग अलग उनकी एबिलिटी होती है, बहुत सारे पार्टनर्स के डाइवर्स एबिलिटी यहाँ पे होती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सिक्रेसी इज मेंटेन, इसके अंदर भी सिक्रेसी होती है क्योंकि बिजनेस के बुक्स को ऑथराइज पर्सन ही यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, बाकी के जो पर्सन है वो यहाँ पे ऑथराइज नहीं कर सकते हैं बुक्स को, बिजनेस के जितने भी बुक्स हैं, तो वो सिक्रेसी बनी रहती है। रिस्क इज मिनिमाइज, तो इसके अंदर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि पर्सन के बीच में रिस्क बढ़ जाता है, एक ही पर्सन उस चीज़ को बेयर करेगा तो काफ़ी बर्डन उसके ऊपर पड़ेगा, इसलिए रिस्क यहाँ पे अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ईजी टू फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन तक तो आपका कंपलसरी नहीं है, तो ये आपका आसानी से यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ईजी टू डिजॉल्व, तो जो डिजॉल्व होगा इसके अंदर वो भी आसानी से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं, जिसमें कि सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने कुछ इसके एडवांटेजेस पढ़े थे, किसके, पार्टनरशिप बिजनेस के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है इनडेफिनेट लायबिलिटी, क्योंकि हमने बात करी है अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो यहाँ पे
हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर किसी तरीके की पे आउट की या फिर किसी तरह की पेमेंट की यहाँ पे ऑब्लिगेशन अराइज होती है तो उस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। दूसरा है क्लैश अमंग पार्टनर। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स की अलग अलग क्या होती है, एबिलिटी होती है, पार्टनर्स की अलग अलग यहाँ पे क्या होती है, स्किल्स होती है, और उनके डिसीजन टेकिंग की अलग अलग यहाँ पे प्रोसीजर होता है, अलग अलग पावर्स होती है। तो उस केस में पार्टनर्स के बीच में क्लैश होने लगता है, क्योंकि उनकी एबिलिटी अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग है, उनके थॉट्स अलग अलग हैं, उनकी मेंटलिटी अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो उस केस में यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में क्लैश होने की संभावना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिले इन डिसीजन। अगर यहाँ पे क्लैश हुआ, अगर डिसीजन लेने में क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं डिले होगा आपके डिसीजन को लेने में। यहाँ पे इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट आपको किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। अगर बिजनेस डीड के अंदर शामिल किया गया है कि आपको आपकी कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो ही आपको बिजनेस में कैपिटल के बदले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, अदरवाइज कोई भी पेमेंट आपको नहीं किया जाएगा। ईच पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सिवियरली लाइबल फॉर दी पार्टनरशिप डेट्स। तो ये मैंने बात कर ही ली है। सभी तरह के जो पार्टनर्स हैं, अगर एक भी पार्टनर का कर्जा रहता है बिजनेस से किसी थर्ड पर्सन को, किसी आउटर पर्सन को, तो उस केस में सभी पार्टनर्स लाइबल होंगे उस जो डेट है उसके पेमेंट करने के लिए। डेट मानी हो गया यहाँ पे जो लोन है बेसिकली वो। इन अप्रोप्रिएट फॉर बिग कंसर्न, बड़े बिजनेस कंसर्न के लिए ये अप्रोप्रिएट जो सोर्स है या अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने अभी बात करी थी आपसे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखिए, बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस ऑल द पार्टनर्स हैव टू ड्रॉ अप ए लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो किसी भी बिजनेस के पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक लीगल डॉक्यूमेंट को फॉर्म किया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पे कहते हैं। इट यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन की जाती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, देखिए, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। नेम और एड्रेस सभी पार्टनर्स के यहाँ पे आ जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट हुई उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप है वो यहाँ पे आ जाएगी। बिजनेस टू बी डन, क्या बिजनेस किया जाएगा वो यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस कहाँ पे है फर्म का और क्या नेम से आपने फर्म को स्टार्ट किया वो यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी इसके अंदर की गई है, कितना आपने कैपिटल को इसके अंदर लगाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस का डिवीजन किस रेशियो में किया जाएगा वो यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंडिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को खत्म किससे किया जाएगा वो भी आपको प्रोसीजर बताना पड़ेगा। दिस डॉक्यूमेंट विल बी साइंड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप, सभी जो पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे इस चीज़ को पढ़ने के बाद इस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पार्टनरशिप डीड होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप से रिलेटेड होती है। ठीक है बात। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं जो कि है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, या इसको हम क्या बोलते हैं, HUF भी बोलते हैं, HUF, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसको बोला जाता है। तो समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो ये एक तरह का बिजनेस है जिसको HUF के द्वारा यहाँ पे यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। वेयर द फैमिली मेंबर ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन ऑन द बिजनेस ज्वाइंटली। तो यहाँ पे जो भी जनरेशन आने वाली जनरेशन होती है वो पहले के जनरेशन के जो लोग हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आने वाली जनरेशन के लोग उस बिजनेस को यहाँ पे ज्वाइंटली बॉर्न करते हैं। द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता, अब जो फैमिली का यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एसोसिएशन है उसका जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्ता बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है, कर्ता होता है। हिंदी के अंदर ऐसे आप लिख सकते हैं, कर्ता। मैनेजेस द बिजनेस, वही बिजनेस को मैनेज करता है जो कि आपके एक तरीके से सबसे जो एक तरीके हम कहते हैं ना जो बुजुर्ग पर्सन होगा, सबसे जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो यहाँ पे होगा। फिर है द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को पर्सनल्स एंड ऑल ऑफ देम हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए जो बाकी के लोग होते हैं उनको हम को पर्सनल्स कहते हैं और उनका सभी का बराबर इक्वल राइट होता है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे द मेंबरशिप ऑफ द JHF इज एक्वायर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द बर्थ इन द सेम फैमिली।
यानी कि यहाँ पे जो पैदा होते ही कहते हैं ना हम लोग, जैसे कोई पर्सन पैदा होता है तो उसकी जो मेंबरशिप होती है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, बर्थ के बाद से ही उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाती है HUF के अंदर। द शेयर ऑफ द ईच मेंबर्स इंटरेस्ट इन द फैमिली प्रॉपर्टी एंड बिजनेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे जो शेयर होता है ना बिजनेस के अंदर, जो प्रॉपर्टी का शेयर होता है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट करते रहता है। द मेंबर्स इंटरेस्ट इंक्रीज बाय डेथ ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कोपर्सनर्स एंड डिजीज बाय बर्थ ऑफ द न्यू कोपर्सनर्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो बाकी के मेंबर्स हैं ना उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कोई नया यहाँ पे बर्थ होता है, किसी के जन्म हो जाता है, तो उस केस में बाकी की जो प्रॉपर्टी है उसका रेशियो डाउन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कितना शेयर किसके पास में है, कौन से पार्टनर्स के पास में है, लेकिन हाँ होगा सबके पास में इक्वल ही। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज है गारंटीड शेयर इन द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में गारंटीड शेयर है। जितना प्रॉफिट सबको मिलेगा बाकियों को भी उतना ही मिलेगा, मतलब एक को जितना मिलेगा बाकियों को भी उतना मिलेगा। स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट डिसीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे पे हम लोग इसको शिफ्ट करते रहे। जैसे नया पर्सन आ गया, पुराने पर्सन रिटायर्ड हो गया, मतलब डेथ हो गई उसकी, तो वो दूसरे पे चला जाएगा। ये एक तरीके का कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन मतलब सब मिलके जिसमें काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है नैरो अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोपर्सनर्स। इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कोपर्सनर्स की, बहुत कम अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है, आपका कर्ता मैनेज करता है। यहाँ पे बाउंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता, कर्ता ने कोई बॉन्ड नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे कोई उसने फिक्स्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई हुई है, वो डाइवर्स है, वो फ्लैक्चुएशन यहाँ पे है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन को ले सकता है। फिर यहाँ पे परसिस्टेंट लाइफ है, एक तरीके का आपका जो कंटिन्यू चलने वाली लाइफ है वो यहाँ पे है। टैक्स प्रॉफिट होता है इसके अंदर, टैक्स आपको देना नहीं पड़ता, टैक्स का रेट में यहाँ पे छूट होती है, कुछ टैक्स तो पड़ता है लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग बिजनेस, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होता है, उसके द्वारा बिजनेस को रन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बेनिफिट बिजनेस को होता है इसका, जो कि कर्ता नाम से होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्सन की डेथ होगी दूसरे पर्सन के पास कमांड चली जाएगी, कोई पर्सन यहाँ पे नया बर्थ हो गया तो उसके फिर शेयर में प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो इनस्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा है मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि जिसने आपको जो करता है, जिसको आपने पावर दे रखी हो सकता है वो यहाँ पे डिसीजन टेकिंग में यहाँ पे आपके अप्रोप्रिएट ना हो, वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। तीसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन, इसके अंदर आपको पता है जो करता है वो एक ही पर्सन रहने वाला है जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए, तो वो पर्सन दूसरे जो पर्सनर्स हैं उनको डिमोटिवेशन इससे मिलता है कहीं ना कहीं कि आपको कमांड नहीं मिल पा रही है, मतलब आपको लीडरशिप नहीं मिल पा रही है। फिर है स्केयर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज इसके अंदर काफ़ी कम होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे कुछ हमारे HUF के। ठीक है बात। अब हमारे पास आती है कंपनी। कंपनी क्या होती है, देखिए एक कॉर्पोरेशन इज ए लीगल एंटिटी डूइंग बिजनेस एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल विद इन द एंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं जिसको हम लीगल एंटिटी कहते हैं, और इसके जो बेसिकली नेचर होता है वो इंडिविजुअल जो बिजनेस है उससे काफ़ी अलग होता है। इसे बताया गया है चीफ जस्टिस मार्शल डिफाइन करते हैं एक कंपनी एज ए पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ। तो बिजनेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और एग्जिस्टेड ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नज़र में ही ये एग्जिस्ट करता है, इसको हम कंपनी कहते हैं। बीइंग ए क्रिएशन ऑफ लॉ इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज which the charter of its creation confers in its either expressly or incidentally to its very existence, among the most important of which are immortality and individuality। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बिजनेस, सबसे पहले तो ये कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि ये सभी एक पर्सन की तरह काम कर सकते हैं, जितने डीलिंग एक पर्सन कर सकता है उतने डीलिंग एक कंपनी भी कर सकती है, बट ये आर्टिफिशियल होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये इन द आईज ऑफ द लॉ ये होती है, एग्जिस्ट करती है, इंटेंजिबल फॉर्म में होती है। इंटेंजिबल का मतलब समझना आपको, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, इस तरीके से।
और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली इसके चार्टर में जो दी गई होंगी, अभी हम चार्टर को भी पढ़ेंगे जिसको हम लोग MOA कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग कहते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी। तो उसमें जो जो चीज़ें यहाँ पे आपके एक्सप्रेस की गई होंगी वही चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है बात, चलिए आगे चलते हैं। अब फीचर्स की बात करेंगे इसकी। कंपनी के फीचर्स में सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कंपनी है, और दूसरा है इसका बिजनेस का ओनर। ये दोनों जो हैं आपके क्या होते हैं, इसके अंदर सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी इसके अंदर माने जाते हैं। एक बिजनेस है, एक बिजनेसमैन है। दूसरा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, कंपनी का एक फिक्स्ड जो डॉक्यूमेंट पास करने का सील होता है वो कॉमन सील यहाँ पे होता है। कॉमन सील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर्स है ना उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलाइक इन पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, बट यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है बात। फिर यहाँ पे है सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। इसी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं, क्योंकि ऑनर अलग पार्टी हो गई और मैनेजमेंट यानी कि कंपनी आपकी अलग पार्टी हो जाती है। कंस्यू एंड बीशू, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आप कंपनी क्या कर सकती है ना, कंपनी किसी को कोर्ट में किसी के खिलाफ केस भी कर सकती है, केस फाइल भी कर सकती है, और कोई कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकता है। मतलब आप शू भी कर सकते हैं। शू करने का मतलब हो गया कोर्ट केस करना, मतलब उसके खिलाफ कुछ ना कुछ केस कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनी के नाम से भी केस कर सकता है। इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पर्सन वाली सभी तरह की एक तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक ही सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो होती है टेंजिबिलिटी। एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला इसके अंदर है ह्यूज पेक्यूनियरी रिसोर्सेज, तो इसके अंदर आपके पास में पेक्यूनियरी जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो नीडफुल रिसोर्सेज होते हैं, इनिशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चाहिए। दूसरा है कंस्ट्रक्टेड लाइबिलिटी, इसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तीसरा इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझना है कि बिजनेस आपका जो है ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड टाइम तक आपका चलता रहेगा, मतलब ये बिजनेस कभी भी आपका बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। फिर यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो शेयर आपने होल्ड किए हैं वो दूसरे को पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, इसके अंदर लार्ज स्केल ऑपरेशन का आपको बेनिफिट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट पर यूनिट की जो बनाने की कॉस्ट है वो यहाँ पे कम आएगी, क्योंकि बड़े स्केल पे बिजनेस होगा। फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हर तरह का बंदा स्पेशलाइजेशन होता है, उसके अंदर हर स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, मैनेजर होता है, उसकी अपनी एक फिक्स्ड क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है। कम्युनिटी ट्रस्ट इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, जिसके अंदर की अलग अलग कैपिटल में फॉर्म में पैसा लगा हुआ होता है, तो कम्युनिटी का इंटरेस्ट इसके अंदर होता है। एम्पल स्कोप वाला एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप होता है बिजनेस के ग्रोथ करने का, बिजनेस के एक्सपेंशन का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों की एक्सपर्टीज़ इसके अंदर होती है। टैक्स बेनिफिट इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग बात करते हैं EBIT की, ये हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये वो प्रॉफिट होता है जो आपके नेट सेल्स में से निकल कर आता है, मतलब जो सेल आपने करी है उसमें से जो प्रॉफिट हम लोग कहते हैं ना वो होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। पहले हम किसका पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और फिर हमारे पास में आता है EBT, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। फिर हम क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद टैक्स का पेमेंट होता है, मतलब टैक्स में आपको छूट मिलती है, तो टैक्स बेनिफिट इसके अंदर होता है। फिर यहाँ पे है सुटेबल फॉर बिग बिजनेस कंसर्न, तो ये बड़े बिजनेस के लिए यहाँ पे सुटेबल होता है, बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पे एक सुटेबल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे कुछ एडवांटेजेस बिजनेस की। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कुछ इसके यहाँ पे कमियां भी हैं। डिफ़िकल्ट टू फॉर्म है, क्योंकि बहुत बड़ा इसके अंदर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली होती है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये, और इसके अंदर कंप्लाइंसेज भी ज़्यादा होते हैं, बिजनेस के फॉर्म्स रेगुलेशंस भी ज़्यादा होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट टू फॉर्म हो सकता है। लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, जो मैंने आपको बता ही दिया है। नो पर्सनल रिलेशंस, इसके अंदर पर्सनल रिलेशंस नहीं होते हैं, इसके अंदर आपके लीगल रिलेशंस होते हैं।
क्वेरल बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अगर आपके विचार नहीं मिलते। डिफिकल्ट टू वाइंड अप, इसके अंदर वाइंडिंग अप बड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसके अंदर बनता है, लिक्विडेटर इसके अंदर अपॉइंट होता है और लिक्विडेशन के थ्रू से सारी चीज़ें को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि पेमेंट का इसके अंदर एक फिक्स्ड जो होता है ऑर्डर होता है कि पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, फिर बाद में किसको होगा, उसके बाद किसको पेमेंट होगा, इस तरीके से फिर लिक्विडेशन सबसे लास्ट में होता है। लैक ऑफ क्विक डिसीजन, इसके अंदर डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि सारी चीज़ें फॉर्मल नेचर में हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे आपके सुपरवाइजर मैनेजर को अप्रोच करेगा, मैनेजर फिर सीईओ को अप्रोच करेगा, फिर जाके आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसके अंदर कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे, एक होता है एमओए जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एक होता है एओए जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है। इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, इसको हम लोग चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ये सबसे प्रिंसिपल, सबसे मेन, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड पार्टीज, तो ये क्या करता है, आउटसाइड पार्टीज के साथ में बिजनेस को यहाँ पे कंट्रोल करता है। इट फिक्सेस द एम्स, द नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी, तो ये सारी चीज़ों को फिक्स कर देता है। लाइकवाइज आपकी कंपनी का एम क्या है, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, आपकी कंपनी का नेम क्या है, ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पे डिटरमाइन कर देता है। तो इसके अंदर अलग अलग क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसको हम एमओए भी कहते हैं। तो एमओए के अंदर आपके अलग अलग क्लॉजेज हैं। कौन कौन से क्लॉजेज हैं, देखिए नेम क्लॉज है, सिचुएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। तो ये क्लॉज के अंदर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये आपके अलग अलग क्लॉजेज दिए गए हैं एमओए के अंदर। फिर यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको एओए बोला जाता है। इट कंटेन्स द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब करता है उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद एक टर्म और आती है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। द पर्पज ऑफ द इट्स प्रिपरेशन इज टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर, तो जो आपके शेयर्स में इन्वाइट किया जाता है ना पब्लिक को, जैसे आपको बोला जाएगा ये शेयर यहाँ पे इसका आईपीओ निकल रहा है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आईपीओ निकल रहा है तो उसके प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसके थ्रू पता चलता है कि कंपनी इसके सारी डिटेल्स होती है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर। जैसे आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रोस्पेक्टस लेते हैं ना, तो उसमें कॉलेज की सारी डिटेल होती है, फीस स्ट्रक्चर होता है, कोर्सेज ऑफर्ड होता है, सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही कंपनी की सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी के इन्वेस्ट किया जाना है या नहीं करना है। ठीक है बात, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कंपनी के बारे में। अब आता है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, देखिए, इट इज़ द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु वर्क टुगेदर टू प्रमोट दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो एक तरीके का ये क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, कंपल्सरी एसोसिएशन नहीं है। ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू प्रमोट दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपने बेसिकली इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, तो ये दो चीज़ों पे काम करती है, एक तो सेल्फ हेल्प, खुद की मदद, सेल्फ और म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की मदद, खुद की मदद और एक दूसरे की मदद। तो इस प्रिंसिपल पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेंबर्स, इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने मेंबर को सपोर्ट करना। पीपल कम फॉरवर्ड एज ए ग्रुप पूल their individual resources, utilize them in the best possible manner and derive some common benefits out of it। ये क्या करते हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट टू द मेंबर्स, मेंबर्स को सपोर्ट करना जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। लोग आगे आते हैं, ग्रुप पूल बनाते हैं, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, रिसोर्सेज का, उनको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से उनका बेस्ट यूज करते हैं, बेस्ट पॉसिबल यूज करते हैं, और उनसे जो कॉमन बेनिफिट है, कॉमन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डराइव करते हैं। अब इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, देखिए सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर डिफाइन किया गया है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन द अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स।
तो ये जो बेनिफिट है, वो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है कि ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर जो है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, उसको प्रमोशन यहाँ पे करना है। अब इसके फीचर्स की बात यहाँ पे करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सबसे पहले है आपका है इंटेंशनल यूनियन होता है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ इसके अंदर इंटेंशन होता है, हर किसी का कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे होता है, तो ये यूनियन टाइप की होती है। ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। तीसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंदर फिक्स होते हैं। चौथा है रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी कंपलसरी होता है, इसके अंदर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ता है। कैपिटल ऑफ द सोसाइटी, कैपिटल इसके अंदर रिक्वायर होती है। और एग्लाइजेशन मैनेजमेंट इसके अंदर होता है। वेलफेयर मोटिव होता है, कहीं ना कहीं वेलफेयर मतलब सबसे पहला जो प्रिंसिपल मोटिव होता है ना, वो प्रिंसिपल मोटिव तो मेंबर्स के वेलफेयर का होता है, और उसके बाद अदर्स लोगों में यहाँ पे वेलफेयर की बात आती है। एलोकेशन ऑफ सरप्लस, एलोकेशन ऑफ सरप्लस का मतलब हो गया जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मेंबर्स के बीच में एलोकेट किया जाता है, मतलब उसको एप्रोप्रिएशन किया जाता है, उसको बांटा जाता है। इसको हम एलोकेशन ऑफ सरप्लस कहते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटीज़ हैं। तो ये अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। अभी के लिए आपको इतना समझना काफ़ी है, जो इनकी इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो फिर वो आपके बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आपका यहाँ पे होता है। ठीक है बात। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है आज की वीडियो के अंदर, जो कि हमारा था यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बिज़नेस को कैरी ऑन करने के मेथड होते हैं ना, ये मेथड को हमने पढ़ा है। इसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स को हम लोगों ने देखा, बिज़नेस के फॉर्म्स को हमने देखा, किस तरीके से बिज़नेस को हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। अकेला पर्सन भी कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू भी कर सकते हैं, HUF के थ्रू भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू भी हम बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस का जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे क्लियर किया है। इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट्स है, कोई भी आपका डाउट है, उसको कमेंट्स बॉक्स में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो उसके लिए अभी के लिए आपको थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।